स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो आधुनिक भारतीय इतिहास के लेक्चर्स चल रहे थे उसमें हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में भारत में नवीन राज्यों के उदय के विषय में डिटेल से पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हैदराबाद के विषय में तथा हैदराबाद के निज़ाम कौन कौन से हुए हैं, शासक कौन कौन से हुए हैं, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष कैसे उत्तराधिकार को लेकर के हुए हैं तथा मराठों से उनकी क्या नीतियाँ रहीं, इसको पढ़ा था हमने। आज की क्लास में हम लोग उत्तर भारत के अफगान राज्य जिसमें रुहेलखंड, फर्रुखाबाद तथा इसी के बाद हम लोग केरल के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की प्रारंभ में रुहेलखंड की स्थापना और विस्तार। तो रुहेलखंड जो कि उत्तर भारत में गंगा की घाटी में स्थित था, यह क्षेत्र सल्तनत काल में कटेहर कहलाता था। ठीक, सल्तनत काल में आप जब देखोगे तो इसको कटेहर कहा जाता था, लेकिन 18वीं सदी में बड़ी संख्या में अफगानों यानी रोहिल्लों के बस जाने के कारण यह रुहेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो यह दिल्ली, आगरा और अवध, इलाहाबाद के बीच में स्थित था। ठीक, तो रुहेलखंड पहले इसको सल्तनत काल में क्या कहते हैं, कटेहर के नाम से जाना जाता था, परंतु 18वीं शताब्दी में भारी संख्या में यहाँ पर अफगान शासक आकर के अफगान जो हैं वह जब इकट्ठा हो जाते हैं, बस जाते हैं, तो इसको रोहिलखंड कहा जाने लगा या रुहेलखंड कहा जाने लगा। इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड की स्थापना की थी, जबकि वास्तविक संस्थापक अली मोहम्मद खां को माना जाता है, जिसने 1727 में नवाब की उपाधि धारण की। तो वास्तविक शासक कौन है? अली मोहम्मद खां, और जबकि वीर दाऊद और उसका पुत्र जो कि अली मोहम्मद खां है, इन दोनों को उसका संस्थापक माना जाता है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1739 में रुहेलखंड की स्वतंत्रता की मान्यता दी। ठीक, तो स्वतंत्रता की मान्यता देने वाला शासक कौन है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। ठीक, कब? 1739 में। यह राज्य उत्तर में कुमायूं से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक फैला था। प्रारंभिक राजधानी इसकी आंवला जो कि बरेली में थी, ठीक, वह थी, और बाद में इसकी राजधानी रामपुर हो गई। तो रुहेलखंड की प्रारंभिक राजधानी आंवला थी, जिसको बरेली भी कहा जाता था। बाद में इसकी राजधानी को परिवर्तित करके रामपुर कर दिया गया। ठीक, तो आगे देखते हैं रुहेलखंड का पतन और किस प्रकार से रुहेलखंड का पतन होता है। तो अवध और ब्रिटिश, यहाँ पर बनारस की एक संधि होती है 1773 में। मीरनपुर कटरा का युद्ध होता है 1774 में। ठीक, तो इस युद्ध के बाद रुहेलों और उनकी पड़ोसी राज्य अवध के बीच लगातार तनाव था। बनारस की संधि 1773 अवध के नवाब ने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के साथ संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों ने सैन्य सहायता का वचन दिया। ठीक, तो अवध और रुहेलखंड के बीच में लगातार युद्ध हो रहे थे। तो इस युद्ध में अवध के नवाब ने क्या किया कि अंग्रेजों के साथ बनारस की एक संधि कर ली। कब? 1773 में। बनारस की संधि 1773 में की। इस संधि में एक यह प्रस्ताव भी था या एक प्रावधान भी था कि जब युद्ध होगा तो अंग्रेज जो हैं वह अवध के नवाब की सहायता करेंगे। तो इस संधि के बाद मीरनपुर कटरा का युद्ध अप्रैल 1774 में होता है, और इस युद्ध में अवध और ब्रिटिश सेना ने रुहेलखंड पर आक्रमण किया और रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां को युद्ध में मार दिया। ठीक, तो अवध और ब्रिटिश सेना ने मिलकर के युद्ध किया, मीरनपुर कटरा का युद्ध 1774 में, जिसमें रुहेल सरदार थे हाफिज रहमत खां, इनकी मृत्यु होती है और रुहेलखंड को अवध के राज्य में शामिल कर लिया गया। तो अवध रुहेलखंड के विषय में इतना ही था। फर्रुखाबाद की बात करेंगे तो बंगस पठान, यहाँ पर मोहम्मद खां बंगस के नाम से, ठीक, एक शासक थे, उन्होंने इस फर्रुखाबाद की स्थापना की थी। कब? 1714 ईस्वी में, फर्रुखशियर के समय में। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फर्रुखाबाद की स्थापना किस शासक के समय हुआ था। तो फर्रुखशियर के समय में 1714 ईस्वी में।
अलीगढ़ और कानपुर का जो क्षेत्र था उसको फर्रुखाबाद कहा जाता था। 1728 में बुंदेलखंड के शासक महाराज छत्रसाल ने मराठों की सहायता से इस पर अधिकार कर लिया। तो यह फर्रुखाबाद के विषय में तथ्य थे। आगे देखते हैं केरल, ठीक, महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय राज्य है केरल का, जो कि त्रावणकोर राज्य था। इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि क्या तथ्य हैं जरूरी जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। यहाँ के शासक थे मार्तंड वर्मा, ठीक, मार्तंड वर्मा यहाँ के एक शासक थे, बड़े प्रसिद्ध शासक थे। कला साहित्य का इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लोगों को समर्थन दिया था, जिससे इनके दरबार में बहुत सारे कलाकार और साहित्यकार रहते थे। 18वीं शताब्दी में केरल छोटे छोटे अनेक सामंतों के बीच में बटा हुआ था। प्रमुख जो राज्य थे कालीकट, चिरकाल, कोचीन तथा त्रावणकोट। कालीकट के राजा की उपाधि जमोरिन थी। तो जो आप लोगों ने पुर्तगाल के विषय में, पुर्तगाल जब आते हैं, पुर्तगाली शासक जब आते हैं यहाँ पर, तो जमोरिन ने उनका स्वागत किया था, तो मैंने बताया था। इसी त्रावणकोर राज्य में ही मार्तंड वर्मा जो है एक शासक होते हैं। 1729 से 1758 के बीच में इनका शासन काल रहता है। तो मार्तंड वर्मा के विषय में देखते हैं क्या तथ्य हैं जो हमें जानने चाहिए, इनसे संबंधित जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1729 ईस्वी में 23 वर्ष की आयु में त्रावणकोर के सिंहासन पर यह आसीन होते हैं। इनके समय के 2-3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। एक युद्ध था कोलाचेल का युद्ध, ठीक, कोलाचेल का युद्ध 10 अगस्त 1741 में हुआ। कब? 10 अगस्त 1741 को कोलाचेल का युद्ध हुआ था, जिसमें त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया, ठीक। तो इस युद्ध में मार्तंड वर्मा ने डचों को निर्णायक रूप से पराजित किया और कोलाचेल में एक विजय स्तंभ बनवाया, ठीक। तो कोलाचेल का युद्ध हुआ था 10 अगस्त 1741 को। मार्तंड वर्मा इस युद्ध में विजयी होते हैं। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने कोलाचेल में एक विजय स्तंभ स्थापित किया था। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका कि त्रावणकोर एशिया का पहला राज्य था जिसने मार्तंड वर्मा के शासन में एक औपनिवेशिक यूरोपीय शक्ति डच को हराया था। यानी एशिया का पहला राज्य जो किसी यूरोपीय शक्ति को पराजित कर रहा है, ठीक। कौन है? त्रावणकोर। राजा कौन थे? मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा का योगदान किस चीज में? प्रशासन में और संस्कृति में। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में कोचीन तक किया। मार्तंड वर्मा ने अपनी राजधानी, इनकी राजधानी जो थी पद्मनाभपुरम थी, ठीक। मार्तंड वर्मा की राजधानी पद्मनाभपुरम थी। इनके उत्तराधिकारियों की अगर हम बात करेंगे तो इसके समय राम वर्मा, ठीक, इनके उत्तराधिकारी थे राम वर्मा। तो राम वर्मा ने क्या किया कि राजधानी का परिवर्तन करके त्रावणकोर की राजधानी को त्रिवेंद्रम, जिसको तिरुवनंतपुरम वर्तमान समय में कहा जाता है, उसको राजधानी बनाया। पहले क्या थी? पद्मनाभपुरम थी। किसके समय? मार्तंड वर्मा के समय। राम वर्मा जब शासक बनते हैं तो इन्होंने त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम को अपनी राजधानी बनाया। 1795 तक त्रिवेंद्रम जो है संस्कृत विद्वानों का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। व्यक्तिगत अगर राम वर्मा के विषय में जानना हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो राम वर्मा को अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। वह कला और संस्कृति के संरक्षक थे, ठीक, कला और संस्कृति के संरक्षक थे। 18वीं सदी में अगर केरल की बात करेंगे तो प्रसिद्ध नृत्य शैली जो है कथकली का विकास हुआ और समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। केरल का समाज मातृसत्तात्मक था, ठीक। तो केरल में सती प्रथा का 18वीं शताब्दी में कोई भी हमें प्रचलन नहीं दिखाई देता है। साथ ही साथ जो समाज है वह मातृसत्तात्मक समाज है। आगे देखते हैं, जो इसके पहले वाला जो हम लोगों ने लेक्चर देखा था और अभी इनके अगर हम सारांश को देखेंगे तो हैदराबाद निजामुल मुल्क ने इसको स्थापित किया। दक्कन की एक प्रमुख शक्ति निजामुल मुल्क के समय में यह एक दक्कन की प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। मराठों से संघर्ष हुआ, अंग्रेज़ों से इनका संघर्ष हुआ, कई युद्ध हुए। फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर क्या कहते हैं सहायक संधि को स्वीकार करवा करके इस पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज़ों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य भी हैदराबाद बनता है। और
जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, आज़ादी के समय यहाँ का जो शासक था वह भारत में विलय करने के पक्ष में नहीं था, वह स्वतंत्र रहना चाहता था। इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ पर अभियान किया और हैदराबाद को अपने मतलब भारत में मिला लिया। उसके बाद फर्रुखाबाद को हमने पढ़ा, तो फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना मोहम्मद खां बंगश ने की थी और यह अफगान राज्य था जिसमें बुंदेलों और मराठों ने समाप्त कर दिया। तो छत्रसाल को मैंने बताया था, छत्रसाल ने मराठों की सहायता से इसको समाप्त किया। रुहेलखंड की बात अगर करेंगे तो अली मोहम्मद खां द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जो कि अफगान शक्ति का प्रमुख केंद्र था। अवध का जो नवाब था उसने अंग्रेजों के साथ संधि की और मीरनपुर कटरा का जो युद्ध हुआ था उसमें यहाँ के शासक को पराजित करके रुहेलखंड को अवध के राज्य में मिला लिया। फिर त्रावणकोर यानी कि केरल की बात करेंगे तो मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में यह एक शक्तिशाली राज्य बना और जिसने डचों जैसे यूरोपीय शक्तियों को हराया। फिर इसी में हम लोगों ने देखा था राम वर्मा, जो कि संस्कृत के और अंग्रेजी भाषा के बहुत जानकार थे। संस्कृत के बहुत सारे विद्वान इनके दरबार में रहते थे और तत्कालीन जो केरल राज्य है वहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन नहीं था इनके समय में, और साथ ही साथ मातृसत्तात्मक समाज था और जो कथकली नृत्य की शैली है उसका बड़े पैमाने पर विकास हो रहा था। ठीक, तो आगे देखते हैं। निष्कर्ष अगर हम देखेंगे तो 18वीं सदी में मुगल सत्ता के कमज़ोर होने से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। यानी जो प्रांत थे वही एक राज्य के रूप में, मुगल शासकों के जो प्रांत थे वही मुगल शासन के पतन के दौरान एक प्रांत के रूप में उभर रहे थे। इन राज्यों ने न केवल मुगल साम्राज्य की जगह ली बल्कि मराठों और यूरोपीय शक्तियों जैसे नई ताकतों के साथ संघर्ष कर भारतीय इतिहास को एक नई दिशा भी प्रदान की। ठीक, तो यह जो हमारा आज का लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विभिन्न जाट शासकों के विषय में और जो हैं सिख शासक, फिर मराठों के विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। तो आप सभी से निवेदन है क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ और लाइक करिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।